दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मुख्य रूप से 3 विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि काफी आज की तारीख में महत्वपूर्ण है। एक कि चाइना से जो HNPV वायरस निकल कर आया है वह किस तरह न केवल चीन को बल्कि हमें और पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है और उसके नतीजे क्या निकल सकते हैं। दूसरा है हमारे प्यारे पड़ोसी बांग्लादेश की, जहां आज खालिदा जिया भी देश छोड़कर लंदन के लिए उड़ान भर चुकी है। अब देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस कितने दिन तक है, और अगर वह भी देश छोड़ के निकल लेते हैं तो फिर वहां की स्थिति क्या होगी। इसके अलावा जिस दूसरे पड़ोसी की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने हर चीज के लिए एक तरह से चीन पर डिपेंड है, और उसी चीन और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड रूट है उसे गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा में गिलगितियों ने जाम कर रखा है। इन तीनों विषयों पर बात करेंगे और समझेंगे कि ये सारी स्थितियाँ कैसे पैदा हुई और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहली नंबर बात कि HNPV वायरस ये है क्या, तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटानिमोवायरस। यह वायरस पहली बार 2001 में इंसानों में पाया गया था और तब से लेकर अब तक यह यदा कदा दिख जाता है, लोगों में इसके असर दिख जाते हैं, और वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखा गया है कि इससे बड़े पैमाने पर कोई अनहोनी न हो। हालांकि यह वायरस कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है, परंतु इसके लक्षण जो है वह कोविड-19 के बिल्कुल मिलते जुलते जैसे हैं। यह भी उसी तरह है कि सर्दी होगी, जुकाम होगा, खांसी होगी, गले में खराश होगा और सांस लेने में दिक्कत भी पैदा हो सकता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह वायरस हल्के लक्षण उत्पन्न करता है, परंतु कुछ बीमारियों में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया होने पर सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या यह वायरस कोविड-19 जितना खतरनाक हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम एक और महामारी से लड़ने के लिए तैयार है? दुनिया कितनी तैयार है किसी अगली महामारी से लड़ने के लिए? तो इस पर WHO और अन्य स्वास्थ्य संस्थाएं लगातार यह कह रही हैं कि दुनिया अगली महामारी से जूझने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में WHO के चीफ जो है टेड्रोस, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि अगर अगली महामारी आती है तो दुनिया उसी कमजोरियों और कमियों का सामना करेगी जो कोविड-19 के दौरान उसने किया था। चीन में जिस समय इस HNPV वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक तरह से चेतावनी है। एक बार फिर से हम वही दृश्य देख रहे हैं कि अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें, मरीजों की बढ़ती भीड़ें, लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव में है, हर तरफ एक आतंक सा लोगों में समाया हुआ है। हालांकि HNPV का खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना कोविड-19 का था। ये बार बार ये बातें कही जा रही है, परंतु यह हमें
याद दिला रहा है कि हमें अगले जो स्वास्थ्य संकट के लिए बेहतर तरीके से तैयार होना होगा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका भारत पर क्या असर हो सकता है, हम भारतवासी इससे कितने मुतासिर हो सकते हैं। तो भारत जैसे बड़े और जो घनी आबादी वाला देश है, किसी भी नए वायरस का फैलाव यहाँ बड़ी तेजी से हो सकता है, इसके खतरे ज़्यादा है। जैसे नीट के कुछ मामले भारत में सामने आए हैं, बेंगलोर में दो बच्चों में यह वायरस पाया गया है, लेकिन यह स्थिति कोई अभी फिलहाल चिंताजनक नहीं है, स्थिति सब कुछ नॉर्मल है, नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो है हमारे यहाँ, उनका भी कहना है कि उन्होंने देश को सीधे सीधे आश्वस्त किया है कि घबराने और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है या इम्यूनिटी कमजोर है, या पहले से जो लोग स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से ग्रसित है। WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महामारी से निपटने के लिए इस तरह से कई कदम उठा रही है। हाल ही में WHO ने बर्लिन में एक नया पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस हब स्थापित किया है, जिसका मकसद है वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का जो है उसको कैसे अलग अलग देशों की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ कम्युनिकेट किया जाए और उससे मिले जो नतीजे हैं, उससे स्वास्थ्य के खतरे जो हो सकते हैं उससे कैसे जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए और उससे निपटा जाए, और निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब है, दक्षिण कोरिया में वैक्सीन उत्पादन के लिए ग्लोबल ट्रेनिंग हब है। यह प्रोजेक्ट भविष्य की किसी भी इस तरह की महामारियों को फैलने से रोकने के लिए एहतियातन इसे तैयार किया गया है, और इस पर काफ़ी जोर देकर काम भी हो रहा है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, ये तो दुनिया भर की बातें हुई, क्या हम क्या भारत इसके लिए तैयार है? तो कोविड-19 के बाद भारत ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को कई मामलों में बेहतर बनाया है और बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब भी इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। वैक्सीन उत्पादन में भारत ने काफ़ी प्रगति की है और मेड इन इंडिया वैक्सीन ने कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, लेकिन इसके बावजूद हमें वैक्सीन के क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, और महामारी की तैयारी जो है उसके लिए WHO की गाइडलाइन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपनी तैयारियों को और मजबूत हमें करना होगा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि चीन में जब ये वायरस आउटब्रेक हुआ, अस्पतालों के बाहर कतारें लग गई, तभी से एक आशंका जताई जाने लगी कि चीन की जो पहले से ही सुस्त आर्थिक विकास है उसमें और गिरावट आ सकती है। निसंदेह अभी स्थिति वहाँ नियंत्रण में नहीं है। ऐसे में अगर इस वायरस का प्रसार बढ़ा तो हो सकता है कि चीन कोविड-19 की तरह सख्त जो लॉकडाउन पॉलिसी है वो इम्पोज करे। हालांकि एक बात है कि चीन कभी भी अपनी चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करता, ना डेटा शेयर करता है, ना ये ऐसी जानकारियाँ खुलकर बाहर आती है। थोड़ी बहुत जानकारियाँ आती है, लेकिन आज के सोशल मीडिया के युग में जानकारियाँ छिपी नहीं जाती, वह कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाती है। तो देखना होगा कि चीन कहीं इस महामारी के चपेट में आकर वह आर्थिक मंदी का सामना भी न करे। खैर, ये तो बात हुई HMPV वायरस की। अब अगली बात हम करते हैं POJ के गिलगित-बल्तिस्तान की। जी हाँ, गिलगित-बल्तिस्तान
जो पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग काराकोरम हाईवे है वहां पर स्थित है। अब मामला ये है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वह आखिर इस मार्ग को जाम करके क्यों बैठ गए हैं, जबकि वहां रात में -0 डिग्री तो सामान्य बात है, 0 डिग्री, वहां -10 डिग्री तक का तापमान रात में चला जाता है। बावजूद इसके इस कड़ाके की ठंड में भी लोग सड़क जाम किए हुए हैं, उस हाईवे को जाम किए हुए हैं और चीन और पाकिस्तान के बीच ट्रेड पूरी तरह से बंद है और आज यह 5वां दिन है। ऐसे भी चीन और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड होता है उसमें पाकिस्तान इंपोर्ट ही करता है, एक्सपोर्ट करने लायक वैसी कोई चीज़ें खास तौर पर है नहीं। मजाक में भी कहा जाता है कि चीन को सिर्फ पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन चीन पर पाकिस्तान की निर्भरता अत्यधिक है और लिहाजा 54-55 बिलियन डॉलर का सालाना एक्सपोर्ट चीन से पाकिस्तान का है। इस इलाके में दरअसल यह प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, तो इस इलाके में लगातार बिजली कटौती और प्रशासन की विफलताएं लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आज जब हम भारत में कहते हैं कि भारत का एकदम से सबसे पिछला अंतिम छोर है, वहाँ तक बिजली है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी लोग बिजली के संकट से जूझ रहे हैं और जो प्रशासनिक विफलताएं हैं वह तो पूरे पाकिस्तान में ही है, वह गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक अकेला नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान का जो हुंजा इलाका है वहीं पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो कि पीओके का हिस्सा है और वहीं से चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC जो बन रहा है, बन क्या रहा है अब तो ठप है, लेकिन जो CPEC की योजना है वो कासगत से लेकर ग्वादर तक वहीं से जा रही है और इस पर भारत ने ऐतराज भी जताया था क्योंकि पीओके जो है वह भारत का हिस्सा है, जिसे गिलगित बल्तिस्तान का वह इलाका या पीओके के और इलाके जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जा जमाया है, वहाँ से जब चीन अपना ये हाईवे ले जा रहा था तो उसमें भारत ने अपनी आपत्ति जताई, अपना विरोध जताया है। खैर, गिलगित बल्तिस्तान में 127 हाइड्रो पावर और 34 थर्मल पावर स्टेशन हैं, फिर भी दक्षिण एशिया में सबसे गंभीर बिजली संकट से अगर कोई जूझता है तो यही गिलगित बल्तिस्तान के लोग जूझते हैं। और इस ठंड में जहाँ बिजली की खपत और ज़्यादा है, लेकिन लोगों को बिजली मैसर नहीं हो रही है। इलाके के इंजीनियर जो है उनका कहना है कि सर्दियों में झीलों और नदियों के जम जाने से पावर ट्रांसमिशन में व्यवधान आ रहा है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि ये केवल सरकारी बहाना है। वहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार जो है वह उसके साथ सभी वार्ताएं एक तरह से असफल हो चुकी है और अब तक हमें किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं मिला है। याद कीजिएगा, यही वह जगह है, यही गिलगित बल्तिस्तान का वह इलाका है जहाँ पिछले साल काफ़ी प्रदर्शन हुए थे और तब वहाँ से नारे लगे थे, कारगिल का दरवाज़ा खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। तो इस तरह के वहाँ प्रदर्शन लगातार होते रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ के लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का संघर्ष जारी है। क्या यहाँ दोनों के हक दिला पाएगा या नहीं, या फिर यह राजनीतिक चाले वादे और सिर्फ भ्रम का खेल ही चलता रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब हम दूसरे पड़ोसी की बात कर लें तो बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की ताज़ा खबर ये है कि बांग्लादेश की 3 बार की प्रधानमंत्री रह चुकी
खालिदा जिया बीएनपी की प्रमुख है, वह आज मंगलवार को लंदन के लिए उड़ान भर चुकी है, अर्थात वह भी देश छोड़ चुकी है। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वह इलाज के लिए जा रही है और इस समय वो कई बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से जूझ रही है, जिसमें लीवर सिरोसिस, हृदय रोग और गुर्दे संबंधी बीमारियां हैं। बांग्लादेश इस समय भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। वहाँ देश की दो सबसे प्रमुख हस्तियाँ, एक अवामी लीग की शेख हसीना और दूसरी बीएनपी की खालिदा जिया, इन दोनों की अनुपस्थिति ने वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री रही है, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को वह देश छोड़ भारत में आकर शरण ले चुकी है और अब खालिदा जिया लंदन रवाना हो चुकी है। हालांकि इस दौरान बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वह काफ़ी मजबूत हुई है और देश के इतिहास बदलने में भी उन्होंने पहल शुरू कर दी। जिस बांग्लादेश के उनके जनक के रूप में मुजीबुर रहमान को याद किया जाता था, आज बांग्लादेश की बुक में उसे बदल दिया गया है और मुजीबुर रहमान के बजाय खालिदा जिया के हस्बैंड जो है उनका नाम बताया जा रहा है, डाल दिया गया है कि बांग्लादेश की अवधारणा और बांग्लादेश का सबसे पहले अवधारणा उन्होंने तैयार की थी और बांग्लादेश को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। यह इतिहास से खेलने का शौक खासकर हमारे दोनों पड़ोसियों को, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इन्हें कुछ ज़्यादा हो गया है। अब शेख हसीना के कार्यकाल में खालिदा जिया पर 2 बार अलग अलग भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए, उसमें 17 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अब जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, तो उन्हें एक मामले से बरी कर दिया गया है और इसलिए भी बरी किया गया है कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। लेकिन क्या यह चिकित्सा यात्रा उन्हें राजनीति में वापसी का अवसर देगी या बांग्लादेश की राजनीति में कोई नया मोड़ ले आएगी? अब खालिदा जिया के जाने के साथ ही बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। देश के अंतरिम प्रधानमंत्री का चीफ एडवाइजर कहा जा रहा है और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो है अगले साल चुनाव कराने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या वो चुनाव करा पाएंगे? क्योंकि कयास तो ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जैसे वे भी देश छोड़कर भागने वाले हैं। यह बड़ा सवाल है। मजे की बात यह है कि उनके अमेरिका जाने की खबरें जो आ रही हैं उसके पीछे कारण बताया जा रहा है उन्हें भी कि इलाज के लिए जाने वाले हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की स्थिति ये है कि मोहम्मद यूनुस जो है वह अमेरिकी डीप स्टेट के एक पिट्ठू के रूप में रहे हैं और यह बातें कोई ढकी छुपी नहीं है, यह एक तरह से जग जाहिर है। और 20 जनवरी को ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं। ऐसे में उनकी मुश्किलें हो सकता है कि बढ़े और उन मुश्किलों से निजात के लिए वह बांग्लादेश छोड़ने की फिराक में है। खैर दोस्तों, ये जो स्थितियां हैं, हमारे दोनों पड़ोसियों की स्थितियां नाजुक हैं। एक तरफ पाकिस्तान को अफगान तालिबान और टीटीपी और साथ में ही बीएलए ने नाक में दम कर रखा है, तो वहीं गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के प्रदर्शनकारियों ने ट्रेड रूट जाम कर पाकिस्तानियों के दाना पानी पर भी रोक लगाने का मन बना लिया है। हालांकि भारत के लिए, दुनिया के लिए यह HNPV वायरस एक गंभीर चेतावनी है। अब वक्त है जागरूक होने का, सतर्क रहने का और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का। हमें अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सभी एहतियात बरतने चाहिए। अंत में फिर एक बार आपसे गुजारिश, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार।